Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala Model Question Papers Standard 10 Math Sample Paper 5 Section D. साइंस के सभी सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस देने के बाद अब पिछले कुछ वीडियो से हम लोग गाला के मैथ्स के सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग गाला के सैंपल पेपर 5 के सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। So first question from section D, draw a line segment of length 10 cm and divide it in the ratio of 2:5. Write the steps of construction. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर इस लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड करना है, साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। गिवन रेशियो इक्वल्स टू 2:5, सो सम ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 2 + 5 इक्वल्स टू 7। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा और फिर इस लाइन सेगमेंट के किसी एक टर्मिनल से एक एक्यूट एंगल को ड्रॉ करेंगे। जिस एक्यूट एंगल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, आप चाहे जितने भी डिग्री का एक्यूट एंगल बना सकते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल ही बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस एक्यूट एंगल के रे का नेमिंग कर देंगे। जिसके एक टर्मिनल का नेमिंग ए किया हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट टर्मिनल का नेमिंग किसी भी लेटर से कर देंगे। मैं यहाँ पर सी से की हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस रे को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि सम ऑफ रेशियो हो रहा है 7। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हर एक लाइन सेगमेंट की नेमिंग कर देंगे, लाइक A1, A1, A2 ऐसे करते हुए A7 तक नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A7 और B को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A7 और B के पैरेलल में एक और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे जो स्टार्ट A2 से होता होगा और फिर ये लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता होगा। उस पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का भी नेमिंग कर देंगे। यहाँ मैंने इसे किया है P से, आप किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AP का मेजरमेंट कर लेंगे और PB का मेजरमेंट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि 10 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ड्रॉ अ रे AC मेकिंग एनी एक्यूट एंगल विद AB। नेक्स्ट स्टेप, ऑन रे AC स्टार्टिंग फ्रॉम A मार्क 2 + 5 इक्वल्स टू 7 इक्वल लाइन सेगमेंट्स like AA1, A1, A2 and so on. Next step, join A7B. Next step, from A2 draw A2P parallel to A7B meeting AB at P. Next step, thus P divides AB in the ratio of 2:5. Now justification. Justification optional है। यदि क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है उस समय जस्टिफिकेशन कंपलसरी होता है, अदरवाइज आप जस्टिफिकेशन लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। यदि आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख पाते हैं उस केस में जस्टिफिकेशन भी लिख देने पर मार्क्स आपको बराबर ही मिलते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ से जस्टिफिकेशन को नोट कर लीजिए। Now next question, draw a line segment AB of length 8 cm. Taking A as center, draw a circle with radius 4 cm and taking B as center, draw a circle with radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. Write the steps of construction. इस कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट डायग्राम से ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, फिर उस लाइन सेगमेंट के एक टर्मिनल से 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करना है और फिर उसी लाइन सेगमेंट के दूसरे टर्मिनल से 3 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करना है और फिर दोनों सर्कल में टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB जिसका लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इस लाइन सेगमेंट के A टर्मिनल से 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी लाइन सेगमेंट के B टर्मिनल से 3 सेंटीमीटर रेडियस से एक और सर्कल को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AB लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB लाइन सेगमेंट को किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नेमिंग कर देंगे। यहाँ इसका नेमिंग किया गया है M से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग या तो AM रेडियस मानते हुए या MB रेडियस मानते हुए एक थर्ड सर्कल को ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये थर्ड सर्कल सर्कल 1 और सर्कल 2 को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी नेमिंग कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट सर्कल में
इस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका नेमिंग किया गया है P से और Q से, और सेकंड सर्कल को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया है, जिसका नेमिंग किया गया है R और S से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग P और B को ज्वाइन कर देंगे और Q और B को ज्वाइन कर देंगे, जो बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग R और A को ज्वाइन कर देंगे और S और A को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों लाइन छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट्स होगा। अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। Step 1. Draw a line segment AB having a length of 8 cm. Next step. Now taking A as a center, draw a circle of radius 4 cm. And taking B as a center, draw a circle of radius 3 cm. Next step. Bisect the line AB and name the midpoint as M. Next step. Taking M as a center and AM or MB as radius, draw a circle. Next step. Name the intersection points of the circle as P, Q, R, S. Next step, join PB, QB, RA and SA. These are required tangents. Now next question. A tree breaks due to a storm and broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्री है, ये ट्री है, और ये ट्री स्टॉर्म की वजह से यानी कि आंधी तूफान की वजह से टूट करके जमीन के ऊपर गिर गया, और जो जमीन के ऊपर गिर रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और ट्री का टॉप जहां पर टच कर रहा है वो ट्री के रूट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब हमें ट्री के हाइट का पता करना है। ओके, तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ट्री AB प्लस AD, AB प्लस AD। ओके, क्योंकि ये ट्री जो है वो टूट करके यहाँ ऐसे गिरा है, इसलिए AB और AD ट्री की हाइट होगी। एंड गिवन दैट BD इक्वल टू 8 मीटर, BD इक्वल टू 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ व्हेन इट ब्रेक्स अ पार्ट ऑफ इट will remain perpendicular to the ground AB and remaining part AD will make an angle of 30 degree. ये पहले भी बता चुके हैं, ये AB पार्ट जो है ट्री का वो परपेंडिकुलर है ग्राउंड के ऊपर, और टूटा हुआ पार्ट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिस पॉइंट पर ट्री का टॉप टच कर रहा है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD। ओके, अब हम लोग इस ट्रायंगल में दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हो जिसका रिलेशन हाइपोटेनियस और बेस से हो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा हो जिसका रिलेशन हाइट से हो और बेस से हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन AD। एक बार देख लेते हैं फिगर में, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ओके, इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 और BD का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8, और AD हमें निकालना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप हो जाएगा AD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टेप हो जाएगा AD इक्वल टू 16 अपॉन √3। फिर इसको यहीं छोड़ देंगे। ओके, AD का वैल्यू निकल गया, इस AD का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग AB का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग सेम ट्रायंगल में अलग रेशियो लेंगे, तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अब इन दोनों का रिलेशन है। ओके, फिर इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां BD का वैल्यू क्या है 8 और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो 1/√3। ओके, नेक्स्ट में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय AB, √3 मल्टीप्लाइड बाय AB इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग √3 को 8 के नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा AB इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू हो गया, AD का भी वैल्यू निकल गया, यहाँ AD का वैल्यू निकल गया और AB का भी वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AD। फिर दोनों के वैल्यू को लिख देंगे। तो AB का वैल्यू निकला था 16 अपॉन √3, 16 अपॉन √3, और AB का वैल्यू है 8 अपॉन √3। तो 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर आ जाएगा √3, और फिर इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय √3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को ऐड कर दिए तो 24 अपॉन √3।
अब चूंकि डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है तो हम लोग इस √3 को कैंसिल करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम लोग डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों √3 लिख देंगे। ओके, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 √3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 24 और 3 को रिड्यूस कर देंगे जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 8 √3। क्योंकि हम लोग हाइट निकाल रहे ट्री का तो यूनिट लिख देंगे मीटर। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8 √3 मीटर। Now next question, the base of a cone with radius 15 cm and slant height 25 cm is hemisphere. Find the volume of this solid where pi equals to 3.14. इस क्वेश्चन को भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड शेप है जो एक कोन से और एक हेमिस्फीयर से बना हुआ है और कोन के स्लैंट हाइट का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इस कोन के रेडियस का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन से। रेडियस ऑफ कोन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन l इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इस कोन के हाइट को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें इस हाइट को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इसके बेस का भी मेजरमेंट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और जब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइट निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द हाइट h ऑफ कोन इक्वल्स टू l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होगा। यहाँ देख लेते हैं एक बार, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ओके, फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे जहां स्लैंट हाइट का वैल्यू है 25 और रेडियस का वैल्यू है 15। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे जिससे स्टेप हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 625। जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। ओके, माइनस 225 जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है और चूंकि हम लोग 25 के स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आए इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा वैल्यू h स्क्वायर इक्वल्स टू 400। क्योंकि ये h स्क्वायर का वैल्यू 400 है तो h का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 400 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20। क्योंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि बाकी भी यहाँ पर सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग स्टेप 2 में सॉलिड के वॉल्यूम को निकालेंगे। तो सॉलिड के वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी लेंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन भी लेंगे। हम लोग इस तरह से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर इन दोनों के फार्मूला को लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग इस फार्मूला में क्या देख रहे हैं कि पाई r स्क्वायर दोनों ही फार्मूला में, यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर है और यहाँ पाई r क्यूब है और यदि पाई r क्यूब को हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r लिख सकते हैं। इट मीन्स कि दोनों ही फार्मूला में पाई r स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फार्मूला से पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय h 1/3 मल्टीप्लाइड बाय h प्लस 2/3 को हम लोग 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इस पाई r क्यूब का एक r बच गया था उस r को भी यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इस स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/3 और 1/3 दोनों ही फार्मूला में कॉमन है। इसे समझाने के लिए मैं इसके कलर को चेंज कर दी हूँ कि दोनों ही फार्मूला में 1/3 आ रहा है। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 1/3 को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इन ब्रैकेट h प्लस 2r। ओके, अब हम लोग हर एक के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू दिया होता है 3.14 तो हम लोग 3.14 लिख देंगे और r का वैल्यू दिया है 15। चूंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो हम लोग 15 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम लोग ब्रैकेट के वैल्यू को लिखेंगे। h का वैल्यू निकला था हम लोग का 20, यहाँ निकाले थे हम लोग h का वैल्यू 20 तो हम लोग यहाँ लिख देंगे h का वैल्यू 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू 15। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि 3 से 15 कट सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 सेम टू सेम 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड इन ब्रैकेट 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग क्या करें, 3 से 15 को कट कर दे रहे हैं जिससे वैल्यू आ जा रहा है 5 और इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो स्टेप क्या हो जा रहा है 3.14 दिस वन मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कटने के बाद 5
मल्टीप्लाइड बाय 15 और इन दोनों को ऐड करके 50। ओके, इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो ब्रैकेट है। यदि इस ब्रैकेट को हटाया जाए तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 50 लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 11,775। चूंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 11,775 सेंटीमीटर क्यूब। Now next question, in triangle MNP, if angle n equals to 90 degree, then prove that MP square equals to MN square plus MP square। तो हम लोग इसके प्रूविंग के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग गिवन लिखेंगे, ट्रायंगल MNP इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो क्वेश्चन में है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूव MP स्क्वायर इक्वल्स टू MN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। जब भी कोई प्रूविंग करना होता है तो हम लोग इस तरह से स्टेप्स में लिखते हैं और इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसका नेमिंग होगा एन और क्यू। ओके, तो हम लोग इसी को यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देंगे, ड्रॉ एन क्यू परपेंडिकुलर टू एमपी, ड्रॉ एन क्यू परपेंडिकुलर टू एमपी। अब हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करेंगे और प्रूविंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे प्रूफ और लिखना स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल MNQ एंड ट्रायंगल MNP वी हैव। अब ये दो ट्रायंगल को क्यों लिया गया, क्योंकि जब हम लोग ट्रायंगल MNP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो अलग अलग ट्रायंगल बन जाता है। तो हम लोग उसी दोनों ट्रायंगल में से एक ऊपर वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं और एक मेन ट्रायंगल को ले रहे हैं। ओके, और हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल M है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल M है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एंगल M इक्वल्स टू एंगल M कॉमन। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उसके एंड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और छोटे वाले एंगल के क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एंगल MQN इक्वल्स टू एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास दो पॉइंट हो गए सिमिलरिटी का। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल MQN सिमिलर टू ट्रायंगल MNP बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग ये स्टेप लिख सकते हैं, MQ अपॉन MN इक्वल्स टू MN अपॉन MP। ओके, एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, MQ अपॉन MN छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट और बड़े वाले ट्रायंगल का ये हाइट, एंड दिस इक्वल्स टू MN डिवाइडेड बाय MP। MN छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज एंड बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज MP। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टेप हो जाएगा MN स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड दिस इक्वल्स टू MQ मल्टीप्लाइड बाय MP। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल NQP एंड ट्रायंगल MNP, अब हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल को लेंगे और मेन ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे वाले ट्रायंगल में भी एंगल P है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल P है। तो हम लोग लिख देंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे, एंगल NQP इक्वल्स टू एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड देयरफॉर ट्रायंगल NQP सिमिलर टू ट्रायंगल MNP बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, PQ अपॉन NP इक्वल्स टू NP अपॉन MP। इसके पहले इस स्टेप को समझा चुके हैं तो यहाँ मैं स्किप करती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, MP स्क्वायर इक्वल्स टू PQ मल्टीप्लाइड बाय MP। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दी हूँ। तो इक्वेशन 1 में क्या था, MN स्क्वायर इक्वल्स टू MQ मल्टीप्लाइड बाय MP। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का MN स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का MQ मल्टीप्लाइड बाय MP, MQ मल्टीप्लाइड बाय MP, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस सेकंड वाले इक्वेशन का PQ मल्टीप्लाइड बाय MP, PQ मल्टीप्लाइड बाय MP, इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इस स्टेप में क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ही ब्रैकेट में MP कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से MP को बाहर कर लेंगे और LHS साइड के लिए डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा MN स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल्स टू MP कॉमन ले लिए इन ब्रैकेट MQ प्लस PQ। ओके, अब MQ प्लस PQ को इस डायग्राम में देखते हैं क्या होता है। तो MQ प्लस PQ यानी कि MP, तो हम लोग इसकी जगह पर MP लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, LHS वाले को कॉपी कर देंगे
और दिस इक्वल्स टू MP मल्टीप्लाइड बाय MP, यानी 2 बार MP हो गया तो हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, mn स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर दिस इक्वल्स टू MP स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था तो हमारा प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC if angle B equals to 90 degree then find the missing quantity in the following table which are marked by question sign। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में 4 केसेस दिए हुए हैं और जहां जहां वाट का साइन है उसे हमें फाइंड करना है। तो केस 1 में हमें AC फाइंड करना है, केस 2 में हमें BC फाइंड करना है, केस 3 में हमें AC फाइंड करना है और केस 4 में हमें AB फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब हम लोग केस 1 के सारे डाटा को यहाँ लिखेंगे और इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो AB इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर एंड AC हमें निकालना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां AC हमें निकालना है, AB का वैल्यू दिया हुआ है 36 और BC का वैल्यू दिया है 77। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 36 का स्क्वायर कर देंगे और 77 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1296 प्लस 5929। नेक्स्ट स्टेप के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7225। क्योंकि ये AC स्क्वायर का वैल्यू है तो AC का वैल्यू को निकालने के लिए इसे अंडर रूट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AC इक्वल्स टू अंडर रूट 7225 और इसके स्क्वायर रूट करने पर वैल्यू आता है 85। तो AC का वैल्यू हो गया 85। बाद में हम लोग इसके यूनिट के साथ लिख देंगे AC इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर। इसी तरह केस 2 में भी करेंगे, केस 3 में भी करेंगे और केस 4 में भी करेंगे। सबके वैल्यू को लिख देंगे और लिखने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए उसको फाइंड आउट कर देंगे। तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स में बताया गया, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। ओके, केस 3 के लिए भी यहाँ पे डाटा लिख दिया गया और लिखने के बाद पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया गया और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद सारे वैल्यू को पुट करके उससे सॉल्व कर दिया गया। आप नोट करते जाइए। केस 4 के लिए भी डाटा को नोट कर दिया गया और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया गया। ओके, आप ये डायग्राम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। Now next question, question number 52. The mode of the following data is 33 multiplied by 1 by 3 and the total frequency is 100. And data is this. Find the missing frequency x and y. इस डाटा के फर्स्ट रो में क्लास इंटरवल दिया गया और सेकंड रो में फ्रीक्वेंसी दिया गया। ओके, और फ्रीक्वेंसी में x एंड y वेरिएबल दिया गया, इसी वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 28 है और ये 28 क्लास इंटरवल 30 और 40 में आता है। और हमें ये भी पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 माना जाता है और F1 के पहले वाले को F0 माना जाता है और F1 के बाद वाले को F2 माना जाता है। तो यहाँ F1 का वैल्यू है 28, F0 का वैल्यू है X और F2 का वैल्यू है Y और इसी XY को हमें निकालना है। ओके, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Here mode equals to 33 multiplied by 1 by 3 in the class of 30-40. So model class is 30-40. Now lower limit L of model class equals to 30. ये class है तो इसका lower limit क्या हो जाएगा 30. And class size H equals to 40 minus 30 equals to 10. Now frequency F1 of the model class equals to 28 जो बता चुके हैं. Frequency F0 of class preceding the model class equals to X. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इक्वल्स टू Y। ये क्वेश्चन में ही समझा दिए थे। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 100। ये क्वेश्चन में गिवन है। बाय कैलकुलेशन टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 7 प्लस 12 प्लस X प्लस 28 प्लस Y प्लस 9। इन सबको ऐड कर रहे हैं। 7 प्लस 12 प्लस X प्लस 28 प्लस Y प्लस 9। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग डिजिट को एक साथ ऐड कर देंगे और वेरिएबल को प्लस साइन के साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जब डिजिट को ऐड करते हैं तो आता है 56 प्लस इन ब्रैकेट x प्लस y।
ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन के थ्रू ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 100 इक्वल्स टू 56 प्लस एक्स प्लस वाई। 100 गिवन ऑब्जर्वेशन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 56 को इक्वल्स टू के इधर कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 56 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और जब इसे सॉल्व कर देंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 44। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई का कंबाइंड वैल्यू निकला है। सो फ्रॉम फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला लिख देंगे और मोड के फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां मोड का वैल्यू है 33 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल्स टू लोअर लिमिट का वैल्यू है 30, f1 का वैल्यू है 28, f0 का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय f1 का वैल्यू है 28 एंड इन ब्रैकेट f0 का वैल्यू है x एंड f2 का वैल्यू है y एंड होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट का वैल्यू निकला था 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 33 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 33.3 इक्वल्स टू 30 प्लस 28 माइनस x सेम टू सेम डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 56। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म में माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम लोग कॉमन लेते हुए ब्रैकेट के अंदर में x प्लस वाई लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसा ही लिख देंगे एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 30 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए तो स्टेप हो जाएगा 33.3 माइनस 30 इक्वल्स टू सेम कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और x प्लस वाई का वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जा रहा है वैल्यू 3.33 और x प्लस वाई का वैल्यू है 44। यहाँ देख लेते हैं x प्लस वाई का वैल्यू है 44। ओके, एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 10 को 28 से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और x से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 3.33 इक्वल्स टू 280 माइनस 10x एंड डिवाइडेड बाय 12। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये इधर आ गया एंड दिस इक्वल्स टू 280 माइनस 10x। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वैल्यू आ जा रहा है 39.96 इक्वल्स टू 280 माइनस 10x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल को एक्साइट कर दे रहे हैं और डिजिट को एक्साइट कर दे रहे हैं तो स्टेप हो जा रहा है 10x इक्वल्स टू 280 माइनस 39.96। इसको इधर लेकर के आ गए और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 240। सो x इक्वल्स टू 24। अब हम लोग y को फाइंड करेंगे तो y को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 को लेंगे जिसका वैल्यू था x प्लस वाई इक्वल्स टू 44। अब इक्वेशन 1 में x के वैल्यू को पुट कर देंगे जिससे हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो स्टेप क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 44 माइनस 24 क्योंकि x का वैल्यू क्या है 24 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर y का वैल्यू आ जाएगा 20। लास्ट में हम लोग इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे हेंस x इक्वल्स टू 24 एंड y इक्वल्स टू 20। नाउ लास्ट क्वेश्चन, the mean of the following frequency distribution of 125 observation is 22.12. Find the missing frequencies. इस क्वेश्चन में मीन का वैल्यू दिया हुआ है 22.12 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 125 और इस डाटा से कह रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकाले। ओके, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 एंड F2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी Fi लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम लोग मीन क्लास इंटरवल Xi लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम में हम लोग Fi मल्टीप्लाइड बाय Xi का वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के डाटा को क्वेश्चन के डाटा से कॉपी करेंगे। ओके, और थर्ड कॉलम के मीन क्लास इंटरवल Xi को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसी तरह से हम लोग सभी क्लास इंटरवल के मीन क्लास इंटरवल को निकाल लेंगे और नेक्स्ट कॉलम में हम लोग Fi और Xi को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 56। इसी तरह से लास्ट तक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग Fi को ऐड करके लिखेंगे और Fi Xi को भी ऐड करके लिखेंगे। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो समेशन ऑफ Fi का वैल्यू होता है 87 प्लस F1 प्लस F2। चूंकि हम लोग वेरिएबल को डिजिट के साथ ऐड नहीं कर सकते इसलिए हम लोग इसको सेपरेट लिखते हैं, इसलिए वैल्यू आ गया 87 प्लस F1 प्लस F2। इसी तरह से जब समेशन ऑफ Fi और Xi करते हैं तो उस केस में भी वेरिएबल वाले डिजिट को हम लोग प्लस करके अलग से ही लिखते हैं। तो जब हम लोग Fi और Xi को ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 1849 प्लस 17 F1 प्लस 32 F2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 125। चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 125 है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 87 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 125 क्योंकि यहाँ जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड किए थे तो ये वैल्यू आया था
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 125, इसलिए ये स्टेप आ रहा है। ओके, और इस स्टेप से हम लोग F1 और F2 का वैल्यू निकाल लेंगे। और F1 और F2 के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग 87 को इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो स्टेप हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 125 माइनस 87, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन 1 से हम लोग F1 का वैल्यू निकालेंगे। F1 के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग F2 को इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, और जब हम लोग F2 को इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा F1 इक्वल टू 38 माइनस F2, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ Fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi, और फिर हम लोग इस फॉर्मूला का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा समेशन ऑफ Fi xi इक्वल टू मीन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो समेशन ऑफ Fi xi का वैल्यू है 1849 प्लस 17 F1 प्लस 32 F2, एंड दिस इक्वल्स टू मीन का वैल्यू है 22.12 एंड मल्टीप्लाइड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 125। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाकी सब कॉपी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें कि इस वैल्यू को हम लोग इक्वल टू के इधर लेकर के आ जा रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 17 F1 प्लस 32 F2 इक्वल टू 2765 माइनस 1849। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें कि इस F1 का वैल्यू लिख दे रहे हैं जो इक्वेशन 2 में है। यहाँ पर इक्वेशन 2 में F1 का वैल्यू क्या है 38 माइनस F2। ओके, तो F1 की जगह पर लिख रहे हैं हम लोग 38 माइनस F2 प्लस 32 F2 इक्वल्स टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ जाता है 916। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें, इस 17 को 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस 17 को माइनस F2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 646 माइनस 17 F2 ओके प्लस 32 F2 इक्वल्स टू 916। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और इस वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जा रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है 15 F2 इक्वल्स टू 916 माइनस 646। फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो वैल्यू आ जा रहा है 15 F2 इक्वल्स टू 270, और फिर F2 का वैल्यू आ जा रहा है 18, क्योंकि 270 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है। अब F2 का वैल्यू निकल गया और F1 के वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन 1 क्या था, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 38। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 38, और फिर F1 के वैल्यू को निकालने के लिए F2 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे। तो स्टेप क्या हो जाएगा F1 इक्वल्स टू 38 माइनस F2, और फिर F2 के वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो हो जाएगा स्टेप F1 इक्वल्स टू 38 माइनस 18, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F1 का वैल्यू आ जाएगा 20। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल्स टू 20 एंड F2 इक्वल्स टू 18। F1 इक्वल्स टू 20 एंड F2 इक्वल्स टू 18। ओके, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस F1 प्लस 35 प्लस 21 प्लस F2 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स 125। ये वैल्यू हम लोग इस डाटा से लिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ से लिए 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस F1 प्लस 35 प्लस 21 प्लस F2 प्लस 6 प्लस 2। ओके, देखिए यही लिखा हुआ है। ओके, और इसके बाद यदि हम लोग F1 और F2 का वैल्यू जो हमने निकाला है इसमें पुट करते हैं और उसे ऐड करते हैं तो टोटल होता है 125। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, अब सैंपल पेपर 5 के सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 6 के सेक्शन डी को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।